आपने सिर्फ पकड़ना ही है इनको। ठीक है, स्टार्ट है। वैरायटी के बारे में, अपने बारे में थोड़ा सा बताना। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਪੂਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫਸਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੂਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਅਰਹਰ ਦੇ ਬਰੀਡਰ, ਡਿਵੈਲਪਰ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਅਰਹਰ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਗਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜरूर ਸਾਂਝਾ कर लियो। सत श्री अकाल सर। नमस्कार सर, अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जी और पूसा संस्थान से हूँ, प्रधान वैज्ञानिक हूँ और बीज उत्पादन को देखता हूँ। जी जैसा कि इन्होंने बताया कि वैराइटीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है, नई नई प्रजातियों का बहुत बड़ा रोल होता है जी किसी भी प्रोडक्शन प्रोग्राम को या उत्पादन को बढ़ाने में। जी हमारे संस्थान ने कई ऐसे माइलस्टोन खड़े किए हैं जो आप लोग सभी किसान जानते हैं, जैसे हमारा कनक हो गया, धान हो गया। उसी भांति हमने अरहर में काफ़ी कुछ प्रयास किए हैं। और अरहर आप जानते हैं एक बहुवर्षीय फसल थी जी, जिसका 280 दिन तक पीरियड लंबा होता था। सेगमेंट था, लंबा बायोमास सेगमेंट बहुत था, लंबी बायोमास बहुत होता थी। था, बहुत बड़ी लंबी थी। होती थी। और अगर पत्तियां उसको पौधों को छोड़ दो, फलियां ना तोड़ो, तो बहुवर्षीय में तब्दील हो जाता था। जी तो इस पे बहुत गहन शोध हुआ, संस्थान ने बहुत में मतलब गहन शोध के बाद इसमें जो आवश्यकता थी आज की कि कम अवधि की अधिक उपज देने वाली प्रजाति को और जो एक साथ पकती हो ऐसी प्रजाति का विकास किया जाए। जी तो गहन शोध के बाद ये एक प्रजाति आई है, इसको हम पूसा अरहर 16 के नाम से जानते हैं। जी और इस अरहर की खासियत ये एक है कि 125 दिन में ये तैयार हो जाती है। जी 125 दिन में तैयार होने से क्या होता है कि आपका गेहूं की फसल आसानी से इसमें किसान भाई हमारे ले सकते हैं, फिट कर सकते हैं। फिट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात जो है, जिस रीजन के लिए ये निकाली गई है प्रजाति, तो उसकी गेहूं धान लगातार करते हुए उस रीजन की जो जमीन की शक्ति है वो कम हो चुकी है। जी तो जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में एक अहम रोल अरहर अदा करती है। दलहनी फसलें हमारे फलीदार पौधा है जी। फलीदार पौधा है। हमारे पुरखे भी कहते थे कि दलहन बीच में लाइए, जी तो उससे आपकी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। सर, ये प्लॉट अभी फ्लावरिंग पे चल रहा है, इसका सोइंग कब का है? इसका सोइंग हमने किया था 5 जून को। जी 5 जून को हमने इसकी सोइंग की और 5 जून की सोइंग के उपरांत इसकी आज ये इतने दिन की है। ये अब आप देखिए एक साथ ये पक रही है, एक साथ इसका बियरिंग। पौधों की फलियों की संख्या खूब है। जी इसमें होता क्या है, शुरुआती दौर में पौधों को, क्योंकि उस समय गर्मी बहुत होती है, तो जब बुवाई करते हैं तो उस नमी का ध्यान रखते हैं कि खेत में थोड़ी नमी हो, जिससे अंकुरण बीज का बढ़िया हो जी और पौधों की संख्या खेत में पर्याप्त रहे। जी और जो लाइन से लाइन की दूरी, हम जनरली ये कहते हैं कि जो ये प्रजाति है उसकी दूरी, लाइन से लाइन की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 होनी चाहिए। 45 सेंटीमीटर। हाँ, 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जी यानी कि करीब 1.5 फीट होनी चाहिए। और पौधों से पौधों की दूरी जो है वो करीब 8 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये देख रहे होगे नीचे आप, उसकी लगभग वही है, हाँ मेंटेन किया हुआ है, जी लगभग वही है। और इसमें जब ये फ्लावरिंग आ जाती है तब इसमें एक भंवरा आता है, जी फफोला भ्रंग हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में उसको बीस्टल बीटल कहते हैं। फुल्ला पे बराबर हाँ, ज्यादा ही आता उस है जी। भंवरे आते हैं, उस पे ऊपर 2 चित्तियां बनी होती हैं लाल सी, जी वो इसके पुंकेसरों को खा जाता है, नर भाग को, पीले पौधों को। पॉलिनेशन को प्रभावित करता हाँ, है तो उससे बचने के लिए इसमें एक स्प्रे करना पड़ता है। जी। एक तो वो जब फली बन जाए खूब, जैसे इस तरह बनी हुई है, तो इसमें दलहन में क्या होता है कि इसमें एक फली वेदक घुसता है, उस फली वेदक को रोकना अत्यंत आवश्यक है। जी तो फली वेदक के लिए आपको क्या करना है, इंडोसा का आप 1.5 ml का अगर स्प्रे कर देंगे तो वो रुक जाएगा, वो समस्या दूर हो जाएगी। उसमें से समस्या दूर हो सर, इसका ये फलीदार पौधा है, इसमें भी नाइट्रोजन की गांठें बनती होंगी। जी हाँ, आगे आने वाली फसल के लिए भी वो नाइट्रोजन जी हाँ, बैंक का काम करेगी। एक इसका सीड ट्रीटमेंट कोई कर सकते हैं? बढ़िया। हाँ, जब आप बुवाई करते हैं
तो दलहनी फसलों में आम तौर पे आप सीड ट्रीटमेंट जरूर करिए जी, जिससे उसका जर्मिन ज्यादा हो जाता है। जमाव ज्यादा हो और पौधों का मतलब संख्या ठीक रहे, शुरुआती ग्रोथ भी काफी ग्रोथ अच्छी अच्छी है, रहे। बहुत ज्यादा अच्छी तो है। उसमें एक अंग्रेजी में कहते हैं FIR, हाँ, जैसे गांव में नहीं कहते हाँ जी, FIR दर्ज करना, FIR कर दो। तो ऐसे ही जब दलहन की बुआई आप करें तो FIR सीड के साथ जरूर करें। फार्मर को ही करना FIR पड़ेगा। मतलब फार्मर को ही करनी चाहिए। इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता। FIR का मतलब ये है कि फंजीसाइड का ट्रीटमेंट, जी, FI का मतलब इंसेक्टिसाइड ट्रीटमेंट, जी, और R का मतलब है राइजोबियम जो कल्चर है हमारा उसका ट्रीटमेंट। जी। मतलब तीनों चीजों से तीनों जो आप ट्रीट कर दो। ट्रीटमेंट करेंगे, हाँ, उसको उसमें गैप कितना रखना होगा सर? मैं बताता हूँ। पहले आप जैसे इसका सीरियल मैंने बताया FIR, पहले आप फंजीसाइड का जी, कर लें जी, और फंजीसाइड के बाद सुखाएं और फिर उसके बाद इंसेक्टिसाइड की एक लेयर बना दें जी। सीड है, और उसके बाद राइजोबियम कल्चर का मिक्सचर कर लें और उसके बाद आप सुखा के उसकी बुआई राइजोबियम एक बायो का एक पार्ट है, ये जी बायो हाँ, फर्टिलाइजर है, जी हाँ। लेकिन ये केमिकल के साथ क्या कंपेटिबल है? हाँ, बिल्कुल कंपेटेबल है और वो इस पर्टिकुलर इसी के लिए बना ही है, पल्सेज के लिए ही अलग अलग मतलब केमिकल के साथ में भी वो सीड ट्रीटमेंट का काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल करता है। तो ये अगर आपने कर लिया, जी। अभी आपने कहा बहुत बढ़िया पूछा आपने कि जो हमारी दशा हो रही जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, धान कनक गेहूं मतलब लगातार वही फसलें लगाने से हमारी अपनी और पानी की लेवल, वाटर लेवल नीचे चला गया, समस्या हमारे लिए आगे और आ गई। तो क्या होना चाहिए, अब आप देख रहे हो इसमें पत्तियों के एक लेयर बिछी हुई है जी, इस जमीन पे, इसी तो क्रॉप इसी क्रॉप की है, इसी वो plant सारी की। पत्तियां इसी क्रॉप की गई गिरी। मल्चिंग हो गई है। आप अरहर को एक कल्पतरु वृक्ष मानिए, इसकी एक एक चीज कीमती है। जी, आप इसकी जड़ों में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया होते हैं उसके जमा हो जाते हैं, गांठें बनती हैं और वो जो मतलब नेचर में नाइट्रोजन है वायुमंडल में उसको ऑब्जर्व कर लेती है, एक चीज। दूसरा, इसका जो अवशेष गिरता है, चाहे पत्तियां हो चाहे फल कुछ भी हो, वो इसकी जो जब आप दाल निकाल लेते हो, दाल तो आपके लिए हो गई, हाँ जी, सीड आपके लिए हो गया, लेकिन इसकी जो ये फलियां हैं ये पशुओं के चारे का बहुत बढ़िया प्रोटीन का स्रोत है। जी, तीसरी बात, इसकी जो लकड़ी है वो बाड़ से लेके वो टोकरी बनाने से लेके है, बालन भी यूज करते हाँ, हैं। और आजकल तो इसका जलाने से लेके हर तरीके से आप इसका एक एक पार्ट आपके लिए वरदान है। सर, आप इंटरव्यू से पहले ही बात कर रहे थे कि क्रॉप तो अभी फ्लावरिंग पे आ, लेकिन पानी कोई इसको लगा ही नहीं है अभी मैं तक। कोई पानी इसमें नहीं लगा। हमने जिस समय इसकी बुवाई की थी उस समय ये सुनिश्चित जरूर किया था कि खेत में नमी हो, बीज तभी जमेगा जब खेत में उसको पर्याप्त नमी मिलेगी। तो हमने उस समय पानी दिया था और उसी समय बुवाई करती थी। जी, कई बार हमारा, जैसे पिछली बार हमने जब किया था तो वो हमने 23 मई को एक हल्की बारिश आई थी, उसका फायदा ले लिया था। जी। तो मानसून को कई बार हार्वेस्ट कर लेते हैं किसान, हम लोग सब लोग, हमारे किसान भाई तो करते ही करते हैं। इस वैरायटी का सर यील्ड पोटेंशियल क्या है? इसकी फलियों में स्मेल भी है। हाँ, दूसरी फलियों में स्मेल नहीं दिखती। इसकी दाल बहुत अच्छी क्वालिटी की बनती जी। है। इसकी जो दाल की पकने की अवधि है वो कम है, और सबसे बड़ी बात जो इसमें प्रोटीन है वो करीब 22% करीब है। दलहन में अच्छा प्रोटीन 21 से 25% की सराउंडिंग होती है, तो इसमें 22 के प्लस है। ये सारी एडवांटेज इसमें, ये सब जब हम प्रजाति निकालते हैं तो सब चीज़ें देखते हैं, तो वो सब ध्यान में रखते हुए इसका विकास किया गया। जी। और इसकी हाइट इस बार देखिए आप करीब करीब 4.5-5 6 फीट के आसपास। 6 फीट मैक्सिमम जाएगी, तो करीब 5.5-6 के आसपास जाती है। एक जैसी है, एक जैसी फसल है। तो अगर आप पॉपुलेशन और सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, भौरे का कंट्रोल कर लेंगे, जी। तो इसकी लगभग उपज जी, 2 टन से ज़्यादा मिलेगी प्रति एकड़ या हेक्टेयर? प्रति हेक्टेयर। प्रति हेक्टेयर 2 टन से ज़्यादा, 2 टन से ज़्यादा मतलब 20 कुंटल प्लस मिलेगी। जी, अगर 8 आप क्विंटल मतलब प्रति एकड़ के हिसाब से हाँ, अगर 8 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आसानी से आप मिल जाएगी। जो हमारे वो हैं जिस पे क्लाइमेक्स का अनुसार। अब जो ये फसल है, ये फसल लगभग यही औसत देगी। जी। बेस्ट टाइम ऑफ सोइंग इसका क्या है, क्योंकि बेस्ट सोइंग में टाइम, गलती ना कर दे हाँ, फार्मर। देखिए इसका अगर आपको गेहूं लेना है जी। और बिना गेहूं लिए, अब वो जमाना तो है नहीं कि प्रति छोड़ देंगे आप। हाँ, अब खाली खेत आपको कोई छोड़ता खाली नहीं है खेत जी। कोई छोड़ नहीं सकता। हाँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जून का प्रथम सप्ताह, पहला 15 बड़ा। पहला पखवाड़ा से ज्यादा आगे आप बढ़े, अगर लेट किया हाँ। तो आपको आपकी व्हीट की लेट सोइंग होगी, आपकी पैदावार घटेगी। जी, कुल मिला के जो आप जिस भूमि के टुकड़े से जो अर्निंग करना चाहते हैं जी। वो घटेगी। तो
ध्यान रखिए, इसकी जून का प्रथम पखवाड़ा इसके लिए बहुत अच्छा है। जी तो अगर उसके 125 दिन आप लगाइए जी। तो ये आपकी अक्टूबर के लास्ट में कट जाएगी, स्टार्टिंग नवंबर में पूरा खेत खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा। आप 8-10 दिन आराम से इसमें खेत की तैयारी में लगा सकते हैं और आप बढ़िया ढंग से गेहूं का समय से बुआई कर सकते हैं। ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਇਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਇਸ ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, 1 ਮਿੰਟ 2-4 ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਲਵਾਂ।